नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गजा में बमबारी नहीं हुई। बिना बमबारी की एक रात क्या गुजरी, शांति का दावा किया जाने लगा है। क्या गजा में शांति का दौर लौटने वाला है? यह सवाल इस सवाल से जुड़ा है कि नेतन्याहू का क्या होने वाला है। इसराइल की सेना ने एक वीडियो साझा किया है और कहा है कि इसी के लिए हम 471 दिनों से लड़ रहे थे। इस वीडियो में हमास के कब्जे से छूटकर इसराइल की 3 महिलाओं को इसराइल की सीमा पर आते देखा जा सकता है, जिसके सहारे इसराइल की सेना कह रही है हम इसी के लिए लड़ रहे थे। क्या उसकी सेना भूल गई कि नेतन्याहू ने कहा था हमास के खात्मे तक जंग खत्म नहीं होगी? तब तो नेतन्याहू शेखी बघारा करते थे कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत भी इसराइल के हमले को नहीं रोक सकती है। नेतन्याहू के उन बयानों का क्या हुआ? 1 साल से एक छोटे से इलाके में लोगों को घेर कर जहां से उनके भाग निकलने का रास्ता बंद है, वहां अंदर तक घुसकर भी इसराइल की सेना हमास और बंधकों का पता नहीं लगा सकी, जबकि परिवार के लोग यही कहते रहे हमास के साथ डील कीजिए, मगर इसराइल ने डील नहीं होने दी। क्या वाकई यही 1 साल की उसकी उपलब्धि है? हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि इसराइल इतनी बड़ी हार का सामना कैसे करेगा, स्कूल की किताबों में अपनी मर्जी का इतिहास लिखकर या दुनिया के सवालों का जवाब देकर। क्या हमास के साथ समझौता हमास को मिटा देने की नीति के ठीक उलट नहीं है? अगर हमास मिट ही गया होता, इतना ही कमजोर हो गया होता, तो क्या हमास इसराइल के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता? इसराइल को अदला बदली की शर्त हमास के साथ क्यों स्वीकार करनी पड़ी? इसराइल और हमास की तरफ से बंधकों को रिहा किए जाने की खबरों और तस्वीरों से मीडिया और सोशल मीडिया के पन्ने भर गए हैं। इन सब के बीच अल जजीरा की एक खबर पर मेरी नजर पड़ गई कि पिछले 57 वर्षों में इसराइल ने 10 लाख फिलिस्तीनियों को जेल में डाला है। 10 लाख, और इस वक्त भी 10,000 फिलिस्तीनी इसराइल की जेलों में बंद हैं। क्या ये बंधक नहीं है? हमास ने दावा किया है कि इसराइल की जेलों से 69 फिलिस्तीनी महिलाएं और 21 नाबालिग लड़के छोड़े गए हैं। इनमें से कुछ 12 साल के भी हैं। ये सभी वेस्ट बैंक और जेरूसलम के हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन इसराइल के बंधकों की तुलना में बहुत कम हो रही है। मीडिया का सारा फोकस उन 3 महिलाओं पर है जिन्हें हमास ने छोड़ा है। हमास ने जैसे ही रोमी गोनेन, डोरेन स्टाइनब्रेकर और एमिली दमारी को छोड़ा, उनकी तस्वीरों से दुनिया भर के अखबार भर गए। जिस अंदाज में तीनों बाहर आई हैं, उनकी सेहत के बारे में बात हो रही है कि 471 दिनों तक बंधक में रहने के बाद भी एकदम ठीक ठाक हैं। इन तीनों की तस्वीरों को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। इनके कपड़े, बंधे हुए बालों को लेकर बातें हो रही हैं। कितनी जल्दी इनकी मुस्कुराती या सामान्य तस्वीरों के नाम पर 471 दिनों की दहशत को इनके जीवन से माइनस कर दिया गया है। अभी इन तीनों के बयान नहीं आए हैं और ना ही इन्होंने बताया है कि हमास ने इन्हें किस ख्याल के साथ रखा था, इन तक खाना कैसे पहुंच रहा था, इलाज कैसे पहुंच रहा था। इन लोगों ने हमास की दुनिया को किस नज़र से देखा? जब गजा पर बम बरस रहे थे तब क्या इन्हें लगा कि जिंदा बचना मुश्किल है? क्या इन्हें नेतन्याहू पर भरोसा था कि उनके नेतृत्व में इसराइल के सैनिक उन जगहों तक पहुंच जाएंगे जहां पर इन्हें बंधक बनाकर रखा गया है? पहले चरण में कुल 33 बंधकों को रिहा किया जाना है। इन तस्वीरों से कई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। इस सवाल के जवाब भी नहीं मिलते कि इतनी बमबारी के बाद, भूखमरी के बाद हमास ने इन बंधकों को नुकसान तक नहीं पहुंचाया। ऐसा कैसे हुआ? 1 साल तक गजा पर दिन रात बम गिरते रहे, पीने का पानी नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, इलाज के लिए दवा नहीं थी, बच्चे मर रहे थे, तब भी हमास ने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमास के सबसे बड़े नेता याह्या सिनवार को मार दिया गया। इसराइल इसे अपनी बड़ी कामयाबी बताता रहा, लेकिन इसके बाद भी हमास ने इन बंधकों का कोई नुकसान नहीं किया। कुछ बंधकों की मौत की खबरें आई हैं, मगर इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है कि उन्हें हमास ने मारा या दूसरे कारणों से उनकी मौत हुई। इन्हीं बंधकों के कारण हमास इसराइल से बातचीत कर पाया है। अगर हमास को बंधकों की हत्या करनी होती तो फिर वो उन्हें लेकर ही क्यों आता? लाने के बाद उन्हें सुरक्षित और ठीक सेहत में क्यों रखता? क्या आप यह बात समझ पा रहे हैं कि नेतन्याहू की सेना जमीन से हमला कर रही थी, आसमान से बम गिरा रही थी, तब भी हमास इन बंधकों का पोषण कर रहा था, नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। जिस गजा के मिट जाने की नौबत आ गई, अस्पताल से लेकर कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं बचा, वहां से हमास के कब्जे से ये बंधक सुरक्षित बाहर आ रहे हैं। क्या दुनिया को जो बताया जा रहा है वही सच है या कुछ और है जिसे हम कभी नहीं जान पाएंगे? जमीन से भी इसराइल की सेना गाजा में घुसी हुई थी, तब भी वह बंधकों तक नहीं पहुंची। गजा के बड़े भूभाग को समतल कर दिया गया। जिस इसराइल की सेना के पास पेजर में धमाका करने की क्षमता है, वह गजा में घुसकर भी हमास तक क्यों नहीं पहुंच पाई?
अपने बंधकों को नहीं छुड़ा सकी? क्या आप कह सकते हैं कि हजारों टन बम गिराने वाला नेतन्याहू विजेता है? क्या आपने ऐसी किसी सेना की कहानी सुनी है जो 1 साल तक एक तरफा बम गिराती रही, एक ऐसी जगह पर बमबारी करती रही जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, फिर भी वह सेना हार गई? उसे उस हमास से समझौता करना पड़ा जिसे मिटा देने तक नेतन्याहू ने युद्ध करने का ऐलान किया था। आज दुनिया के सामने यही तस्वीर है कि हमास के बंदूकधारी 3 महिलाओं को अपने कब्जे से रिहा कर रहे हैं। गजा में केवल गजा के मकानों के मलबे नहीं, इसराइल की सेना का दंभ भी उन्हीं मलबों के ढेर में पड़ा मिल जाएगा। यह बात इसराइल को अच्छी तरह मालूम है। उसकी झुंझलाहट नजर आती है जब वो कहता है कि कुछ ही दिनों के लिए युद्ध विराम के लिए हामी भरी गई है। समझौते के बाद नेतन्याहू जश्न नहीं मना रहे, बल्कि यही कह रहे हैं कि अगर हमें मजबूर किया गया तो अमेरिका के ही सपोर्ट से हम दोबारा युद्ध करेंगे। इस समय नेतन्याहू को बंधकों का ख्याल आ गया। जब तक बाइडेन की सरकार थी तब तक तो नहीं आया। यही कहते रहे कि बंधकों की रिहाई के नाम पर डील नहीं करेंगे, हमास को पहले मिटाएंगे। तो अब यह डील कैसे हो गई? नेतन्याहू मध्य पूर्व का चेहरा ही बदल देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि गजा में उन्हें क्या मिला। हमास से उन्होंने तभी क्यों नहीं समझौता किया जब बात चल रही थी? नेतन्याहू पर यह आरोप भी लगे हैं कि उन्होंने बंधकों के परिवारों को मिलने का समय नहीं दिया। दिसंबर की खबर है कि बंधकों के परिवारों ने धमकी दे दी कि अगर नेतन्याहू ने युद्ध विराम की डील नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। एक सवाल यह भी है कि नेतन्याहू का क्या होगा? क्या ट्रंप उन्हें बचा पाएंगे या अब उन्हें भी जाना होगा? बस इसी सवाल के जवाब से साफ हो जाएगा कि ट्रंप इसराइल और गजा को लेकर किस तरह का इरादा रखते हैं। यह शख्स जिस पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नरसंहार और युद्ध अपराध का मुकदमा चल रहा है, जिसके खिलाफ नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ICC ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, इसके कारण 122 देशों की जमीन पर नेतन्याहू के लिए उतरना आसान नहीं होगा, क्योंकि वे गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ICC के वेबसाइट पर लिखा है कि नेतन्याहू पर आरोप है कि मौजूदा हमले के दौरान उन्होंने भूखमरी को युद्ध का हथियार बनाया और जानबूझकर गजा के आम नागरिकों पर हमला किया, उनकी हत्या की और उन पर जुल्म ढाए। अब यह बात भुला दी गई है, मगर 7 अक्टूबर के हमले से पहले नेतन्याहू इसराइल में जनता के भयंकर आक्रोश का सामना कर रहे थे। 2020 से इस व्यक्ति के खिलाफ इसराइल की अदालत में फ्रॉड, रिश्वतखोरी और भरोसा तोड़ने का मुकदमा चल रहा है। 2019 में दर्ज हुए इन मामलों को केस नंबर 1000, केस नंबर 2000 और केस नंबर 4000 के नाम से जाना जाता है। 2020 से इन मामलों में सुनवाई चल रही है, लेकिन नेतन्याहू पहली बार पिछले महीने दिसंबर 2024 में जाकर अदालत के सामने पेश होते हैं। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले वर्षों में उनकी टीम ने बार बार उनकी पेशी टालने की कोशिश की। हमास के हमले से पहले जनता के प्रदर्शन इतने विशाल हुआ करते थे कि नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में दिखाई देने लगी थी। उनकी सरकार न्याय प्रणाली में सुधार करने के नाम पर एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आई जिसे लेकर इसराइल में बवाल मच गया। इसके अनुसार सरकार सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतों से उनकी वह शक्ति छीन सकती है जिसके तहत वे सरकार के अनुचित फैसलों को खारिज कर सकती थी। इस प्रस्ताव से लोगों में गुस्सा फैला। इसराइल के लोग समझ गए कि सुधार से ही न्याय प्रणाली कमजोर हो जाएगी और नेतन्याहू अपने आप को कोर्ट के आदेशों से बचा लेंगे। तो नेतन्याहू पर एक मामला यह भी है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अधिकार खत्म कर दिया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसले को रद्द कर सकता था। गजा पर हमले के कारण ये सभी मामले बंद नहीं हुए हैं, लेकिन बमबारी के शोर में इनकी चर्चा पीछे चली गई थी। Perhaps most beautiful of all, this week we achieved an epic ceasefire agreement as a first step toward lasting peace in the Middle East. And this agreement could only have happened as a result of our historic victory in November. That was some victory. Was that the greatest? But I'm glad to report that the first hostages have just been released. And who knows what's going to happen? I know that Biden is saying that they made the deal. Well, you know, I mean, that deal should have been, first of all, it would have never happened if I were president. Would have never happened. There was not even a thought of it. Iran was broke. They had no money for Hezbollah. They had no money for Hamas. They had no money. They were broke, totally broke, and they would have never done anything. But they did it, you know. I like to think back to the past. I said, if only the election weren't rigged, all the things that would have happened that would have been so good, but it was. We're not going to let that happen again.
I said, I got to get myself a negotiator. We have to get a good negotiator. A lot of guys are knowledgeable, but they can't negotiate. They don't have the personality or whatever. And Steve does, and Steve's a great negotiator, very successful guy. But he's our new special envoy to the Middle East for helping reach this great breakthrough, and really couldn't have been done without Steve. Where is Steve Witkoff? Is he around here someplace? Because he was so great. There he is. Hello, Steve. Thank you, Steve. Thank you, Steve. ट्रंप नेतन्याहू को बचाते हैं या उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाते हैं? अगर ऐसा हो गया तो क्या नेतन्याहू तक ही सब कुछ सीमित रहेगा या गजा को लेकर इस्राएल और अमेरिका की नीति में बुनियादी बदलाव आएगा? गजा और फिलिस्तीन को लेकर ट्रंप की नीति के मामले में हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं। अमेरिका हमेशा ही इस्राएल के साथ रहा है, आगे भी रहेगा। ट्रंप ने यह नहीं कहा कि इस्राएल ने नरसंहार किया है। उन्होंने इस्राएल के युद्ध अपराध को लेकर भी कुछ नहीं कहा है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ट्रंप के साथी इलॉन मस्क ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लेकर कितनी टिप्पणी कर दी, लेकिन मस्क ने नेतन्याहू को लेकर कुछ भी नहीं कहा। इसे भी नोट करने की जरूरत है। शनिवार को अमेरिका के ही न्यूज चैनल एनबीसी को ट्रंप ने फोन के जरिए एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह डील बनी रहनी चाहिए, नहीं तो तबाही आ जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने नेतन्याहू से कहा है कि आपको जो करने की जरूरत है वही करते रहिए, जो चल रहा है उसे खत्म होना ही होगा। हम चाहते हैं कि यह खत्म हो, जो करने की जरूरत है उसे करना होगा। ट्रंप तो आदेश के अंदाज में बात कर रहे हैं। पता चल रहा है कि इस्राएल अपने आप में कुछ भी नहीं, उसका बॉस अमेरिका है। और अगर बाइडेन और हैरिस के गिरोह ने इस्राएल को इसी तरह आदेश दिया होता तो इस्राएल अपने खुफिया तंत्र, पेजर में धमाका कर देने, किसी के फोन में घुसकर जासूसी कर लेने के सारे किस्सों के बीच चुपचाप अमेरिका की बात मान लेता। बताइए, जिस देश को उसकी टेक्नोलॉजी के कारण इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, इस्राएल ये है, इस्राएल वो है, उस देश के फैसले के बारे में ट्रंप पूरी दुनिया के सामने न्यूज चैनल के इंटरव्यू में कह रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, सब रुक जाना चाहिए। नेतन्याहू ने आखिर हासिल क्या किया? बंधकों तक उसकी सेना नहीं पहुंच सकी और दुनिया भर के सामने एक दूसरा देश उन्हें हड़का रहा है। फिलहाल ट्रंप भी केवल युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं, दो राष्ट्रों की मान्यता की बात नहीं कर रहे, गजा के अधिकार और आजादी की बात नहीं कर रहे। कम से कम इस वक्त तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बाइडेन और ट्रंप की बातों में अंतर जरूर होगा, लेकिन अमेरिका की नीति में बहुत बड़ा बदलाव होता नहीं नजर आ रहा। लेकिन ट्रंप ने इतना तो दिखा दिया कि उसी अमेरिका में एक गिरोह था जो इस बमबारी में शामिल था और रोक नहीं पा रहा था। उसी अमेरिका से ट्रंप मिनटों में गजा पर हो रही बमबारी को रुकवा देते हैं। एंटनी ब्लिंकन गजा पर बमबारी के दौरान ये अरब देशों का दौरा करते रहे, बार बार इस्राएल जाते रहे, लेकिन इनके हर दौरे के बाद यही खबर आती रही कि अमेरिका इतना धन देगा और इतना बम देगा। अमेरिका के विदेश सचिव के रूप में एंटनी ब्लिंकन आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैम हुसैनी नाम के पत्रकार ने खड़े होकर उन्हें सेक्रेटरी ऑफ जेनोसाइड कह दिया। सैम हुसैनी स्वतंत्र पत्रकार हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब मई में डील हो गई थी, फिर उसके बाद भी बम क्यों बरसाए गए? आप सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नहीं, सेक्रेटरी ऑफ जेनोसाइड हैं। उनके इस बयान के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने सैम को कमरे से बाहर निकाल दिया, मगर कमरे से निकाले जाने से पहले सैम ने ब्लिंकन की ओर चिल्लाते हुए कहा कि आप अपराधी हैं, अभी तक हेग में क्यों नहीं है, यानी अभी तक आपको अंतर्राष्ट्रीय अदालत क्यों नहीं ले जाया गया है। अमेरिकी मीडिया की हालत यह है कि सैम हुसैनी के साथ हुए इस बर्ताव पर चुप्पी मार गया। सवाल है कि युद्ध विराम को लेकर हम केवल बंधकों और कैदियों की अदला बदली देख रहे हैं या गजा को लेकर कुछ नया और ठोस बदलने जा रहा है, वह भी देखेंगे। जब गजा को फिर से खड़ा करने की बात आएगी तब देखा जाएगा कि दुनिया का कौन सा देश गजा के लिए कितना धन देता है, आगे आता है। अभी तक लग रहा था कि इस्राएल के आगे सब बेबस हैं, लेकिन ट्रंप के आने के बाद साफ हो गया कि अमेरिका के कारण इस्राएल के आगे सब चुप होते हैं। पिछले साल मई के महीने में इस्राएल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा था, अगर आतंकी संगठन हमास सारे बंधकों को रिहा कर देगा तब भी युद्ध नहीं रुकेगा। ऐसी खबरें छपी थीं। क्या ट्रंप ने इन सबको हड़काकर चुप करा दिया है कि सब युद्ध विराम के लिए राजी हो गए, या कोई दिखावे की रणनीति बनी है? किसी ने लिखा है कि जब भी अमेरिका में राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, गजा पर इस्राएल का हमला रोक दिया जाता है। अमेरिकी टीवी चैनल एनबीसी में शांटाल दास सिल्वा की रिपोर्ट है। लिखा है कि नेतन्याहू ने मध्यस्थता के लिए फोन कर पहले ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, उसके बाद बाइडेन को फोन किया। नेतन्याहू के प्रवक्ता ने मीडिया से कहा है कि मई के बाद से हमास बदल गया, सिनवार की मौत का असर हुआ, हमास कमजोर हो गया, उसके नेता मारे गए और हथियार खत्म होने लगे। अमेरिकी सुरक्षा प्रवक्ता जॉन कर्बी ने भी एनबीसी से कहा है, हमास के कमजोर हो जाने के कारण डील हुई।
यह सफाई बेहद कमजोर है, बल्कि झूठ भी है। आखिर कब आपको लगा कि अमेरिका और इस्राइल की साझा ताकत के आगे हमास कमजोर नहीं था? क्या अब दुनिया को यह भी यकीन करना होगा कि हमास कभी इस्राइल और अमेरिका के आगे बहुत मजबूत था? जुलाई में इस्माइल हनिया की हत्या होती है, अक्टूबर में हमास के सबसे मजबूत नेता याहिया सिनावर की हत्या होती है। उसके बाद 3.5 महीने लगे अमेरिका और इस्राइल को हमास को कमजोर करने में। यह कमजोर होना हुआ या दुनिया को बुद्धू बनाना हुआ? अगर अमेरिका की यह लाइन है कि हमास के कमजोर होने के कारण यह डील हुई है, तो पता चलता है कि असलियत में कौन कमजोर हुआ है। इस्राइल के हमले को लेकर अमेरिकी मीडिया ने अपना भरोसा गंवा दिया है, तो दूसरी तरफ इस्राइल ने गजा के भीतर कभी मीडिया को जाने ही नहीं दिया। अमेरिका में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि बाइडेन ने अमेरिका में चीन के कारण टिकटॉक को बैन नहीं किया था, बल्कि जनता तक गजा की सही तस्वीर ना पहुंचे इसलिए बैन कर दिया था। 471 दिनों के बाद रोमी गोनेन रिहा हुई हैं। 24 वर्ष की रोमी अक्टूबर 2023 में नोवा फेस्टिवल में भाग लेने गई। रोमी और एमिली दमारी को एक ही जगह से अगवा किया गया। रोमी के बारे में मीडिया रिपोर्ट में पढ़ने को मिला कि वे डांसर हैं। 12 साल उन्होंने डांस की पढ़ाई की, कोरियोग्राफर का करियर अपनाया। नोवा फेस्टिवल रेगिस्तान में हो रहा था, इसलिए छिपने की जगह नहीं थी। फिर भी रोमी और उनके दोस्त अगवा होने से पहले कई घंटे तक हमास के लड़ाकों से छिपते रहे। जिस समय वे अगवा हुई, रोमी अपने परिवार से फोन पर बात कर रही थी। गोनेन कह रही थी कि मैं आज मरने वाली हूं। भागने की कोशिश कर रही थी जब पकड़ी गई। उनके परिवार ने फोन पर आखिरी आवाज हमास के लड़ाके की सुनी, जिसने कहा कि यह जिंदा है, इसे ले चलो। बाद में गोनेन का फोन गजा तक ट्रेस किया गया। एमिली दमारी, 28 साल की दमारी ब्रिटिश इसराइली नागरिक हैं। वे भी उसी इलाके में हमास की गिरफ्त में आई जहां से रोमी अगवा की गई। हमले के दौरान एमिली के हाथ पर गोली लगी। रिहाई के बाद उनकी जो तस्वीरें आई हैं, उनमें देखा जा सकता है कि उनकी दोनों उंगलियां अब नहीं हैं। हमले के समय उनके कुत्ते को भी गोली मार दी गई। जिस दिन एमिली बंधक बनाई गई, उसी दिन एमिली की मां भी हमले की चपेट में आ गई। वे अपने घर के सेफ रूम में घुस गईं और हमास की गोली दरवाजे के हैंडल पर इस तरह लगी कि दरवाजा खुल नहीं पाया। मैंडी बच गईं। आखिरी बार एमिली ने अपनी मां को दिल का इमोजी भेजा, उसके बाद दोनों की बात नहीं हुई। आज इस्राइल की सेना ने उनके मिलने का फोटो साझा किया है, लेकिन आप उनके बारे में कम जानते हैं या नहीं जानते हैं जिन्हें इस्राइल ने रिहा किया है। ट्विटर पर फिलिस्तीनी नेता खालिदा जर्रार की तस्वीरें वायरल हैं। 62 वर्षीय खालिदा दिसंबर 2023 से इस्राइल की जेलों में बंद थीं। उन्हें प्रशासनिक हिरासत के नाम पर जेल में रखा गया। इसके तहत इस्राइल किसी को भी बिना आरोप और बिना ट्रायल के अपनी जेलों में बंद कर सकता है। पिछले 6 महीने से वे एकांत कारावास की सजा भोग रही थीं। खालिदा पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुकी हैं, मगर इस बार की सजा सबसे कठोर रही। जिन वर्षों में खालिदा जेल की सलाखों के पीछे थीं, उनके पिता, बेटी और भतीजी की मौत हो गई। इस्राइल ने उन्हें उनके अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति नहीं दी। उनके परिवार का कहना है कि हमास के हमले के बाद से खालिदा को मेडिकल सुविधा देनी बंद कर दी गई। दावा किया जाता है कि सभी फिलिस्तीनी कैदियों के साथ ऐसा ही बर्ताव हुआ है। खालिदा की जो तस्वीरें ट्विटर पर वायरल हो रही हैं, उन्हें देखकर जानकार कह रहे हैं खालिदा बेहद कमजोर दिखाई दे रही हैं और यह जेल में देखभाल ना होने के कारण हुआ है। क्या इस्राइल से सवाल किया जाएगा कि खालिदा जर्रार को सही इलाज क्यों नहीं मिला? आखिर किस आधार पर उन्हें जेलों में बंद रखा गया जो अब छोड़ा गया है? इस्राइल अपनी मर्जी से फिलिस्तीन के लोगों को जेलों में बंद कर देता है और हम उन्हें बंधक नहीं कहते। खबरों में पढ़ने को मिला कि इस्राइल ने वेस्ट बैंक में उन घरों पर पहरा बिठा दिया जिन घरों में उसकी जेलों से रिहा होकर फिलिस्तीनी नागरिक पहुंचने वाले थे। इस्राइल चाहता है कि कोई जश्न ना मनाए। वह नहीं चाहता कि उसकी हार का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो। आपको दुनिया भर का मीडिया दिन रात इन नेताओं के शक्तिशाली होने की महिमा सुनाता है, पावर और सुपर पावर का तिलिस्म पैदा करता है और आप पर एक कल्पना लाद देता है कि नेता ग्लोबल होना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए। कभी सोचिएगा कि मीडिया क्यों ताकत पर जोर देता है? आप क्यों ताकत पर जोर देते हैं? ये वही नेता हैं जो मानवता को अपनी ताकत से रौंद डालते हैं। आप कुछ नहीं कर पाते। इन्हें इनकी ताकत से मत आंकिए। देखिए कि इनमें सवालों का सामना करने की कितनी हिम्मत है। नेतन्याहू को अपना दोस्त कहने वाले नेता से भी पूछिएगा कि बीबी इतने बम गिराकर अपने बंधकों को क्यों नहीं छुड़ा सके। गजा से आने वाली खबरों और तस्वीरों को देखकर यकीन नहीं होता कि क्या सब कुछ इतना आसान था। एक बात और एक रात में समझौता हो गया और दोनों तरफ से बंधक रिहा किए जाने लगे। नेतन्याहू ने अपने मुल्क की छवि दांव पर लगा दी है। गजा के लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हिंसा से समाधान नहीं निकलेगा, एक बार फिर से साबित हो गया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।